हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैब का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल है चैप्टर 8 दैट इज रोल ऑफ एग्जिम बैंक एंड आरबीआई एंड एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में किस तरीके से एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और उस पर किस तरीके से हेल्प करते हैं एग्जिम बैंक एंड आरबीआई, कौन से इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, इन चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो सी कैसे एक्सचेंज रिलेटेड कंट्रोल्स ले डाउन किए जाते हैं इंडिया में, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस, विद रिस्पेक्ट टू वेरियस अदर थिंग्स। वी विल हैव अ लुक एट दैट। तो ये पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एग्जिम बैंक एंड आरबीआई का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये ट्रेड को बढ़ावा देने से रिलेटेड एंड एक्सचेंज कंट्रोल रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे इन द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो हाफ है दैट इज एग्जिम बैंक एंड सेकंड हाफ होगा आरबीआई का क्या रोल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जिम बैंक का क्या रोल है। तो व्हाट इज एग्जिम बैंक? सबसे पहले एग्जिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ये एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स जो इंडिया कर रहा है उससे रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन जो उसमें इन्वॉल्व उनको हेल्प करने का काम कर रहा है ना। इसके साथ साथ लाइन ऑफ क्रेडिट ये प्रोवाइड करता है, यानी कि ये ईसीजीसी इज गोइंग टू प्रोवाइड मनी टू सम फॉरेन गवर्नमेंट्स और अपने गवर्नमेंट अपना जो देश की उनकी जनता है उन और जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी कंपनीज हैं, उन सभी से ये फॉरेन गवर्नमेंट इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट करके उनको खरीदने को कहता है ये जो इंडिया के प्रोडक्ट्स है। तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को एक्चुअली इस तरीके से हेल्प किया जा रहा है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड किया है टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये पैसे इन बायर्स को दे देगा और फिर उसका कंपनसेशन जो है क्लेम करेगा फ्रॉम द पर्टिकुलर एग्जिम बैंक लेटर ऑन, जब इसके सामने जो है पेमेंट्स वगैरह आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये एग्जिम बैंक इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट में होता ये है कि फॉरेन गवर्नमेंट या एंटिटी को ये पैसे देता है ताकि वो उन पैसों को यूज़ करके आगे बायर्स को दे सके। आगे जो बायर्स हैं वो उस पैसे को यूज़ कर सके एंड पे कर सके टू द एक्सपोर्टर। ये सारे जब पे करेंगे तभी एक्सपोर्टर अपने गुड्स भेज पाएगा। तो उसके लिए एग्जिम बैंक इज गोइंग टू पे द गवर्नमेंट और वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर को पे करते हैं। तो इस तरीके से ग्रोथ इंजन ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट वगैरह एग्जिम बैंक के द्वारा इससे रिलेटेड भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का इसका काम है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एग्जिम बैंक। तो सबसे पहला, एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बने। दूसरा, अल्टरनेट फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक। किस तरीके से एक्सपोर्टर्स जो है मनी लेंडर्स के पास या फिर बैंक्स के पास जाएंगे, सीधा एग्जिम बैंक के पास आओ और वो आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग वेज में। डेटा इंफॉर्मेशन एडवाइस प्रोवाइड करता है, सेलेक्टिव प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग वगैरह इंडियन जो प्रोडक्ट्स है उनसे रिलेटेड करवाता है। ठीक है, एग्जिम बैंक का रोल सिर्फ फाइनेंस या पैसे प्रोवाइड करने से रिलेटेड नहीं है जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में है। साथ के साथ ये क्या चीज़ें हैंडल करता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, उनके एडवर्टाइजमेंट एंड उसको जो है और भी फेमस बनाने से रिलेटेड प्रोडक्ट को एग्जिम बैंक टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्ड टू एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स। ये सारे कुछ एग्जिम बैंक के प्लेटफॉर्म के थ्रू, एग्जिम बैंक के थ्रू किए जाते हैं। एग्जिम बैंक के प्रोडक्ट सब कौन कौन से? सबसे पहले बायर्स क्रेडिट। तो बायर्स क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर्स कि बायर जो भी होता है उसको पैसे चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेलर को पे करता होता है कि हाँ सेलर ये लो पैसे, और फिर बायर हैज़ टू पे। अब सेलर क्या करता है, कई बार बायर को जो गुड्स पहुंचे हैं उसके सामने वो इमीडिएटली पेमेंट नहीं करता। तो बायर्स क्रेडिट का मतलब होता है सेलर जिस कंट्री में है उस कंट्री में एक बैंक होगा और ये बैंक जो है डायरेक्टली बायर को जाकर पैसे देता है। ओवरसीज बायर को पैसे दिए जाते हैं। वो पैसे क्यों दिए जाते, ताकि इंस्टेंटली सेलर को पे कर सके और लेटर ऑन ये बायर से जो है
पैसे, ये वाला बैंक जो कंट्री में लेट से इंडिया में है, ये दोनों तो वो वसूलते हैं फ्रॉम अ पर्सन हु इज इन यूएस एंड वो बायर है। ठीक है, रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ये पूरा प्रोसेस क्रिएट करता है, बट ये इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ही बायर क्रेडिट को यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यानी कि पैसे प्रोवाइड जो कर रहा है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ हो जाएंगे एंड यू कैन बोरो इट फॉर दैट टेन्योर। ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट सारा कुछ इंक्लूडेड है, डेवलपमेंट अपग्रेडिंग एक्सपेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फाइनेंसिंग पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है ना। कॉर्पोरेट बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज भी एग्जिम बैंक के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला तो रिसर्च एंड डेवलप, तो कॉर्पोरेट को अलग अलग उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फाइनेंस करने का काम एग्जिम बैंक का है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कौन से एरियाज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनीज काम कर रहे होंगे, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट हो गया, लेंडिंग प्रोग्राम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए है। ठीक है, इसके साथ इंपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड प्रोग्राम है, प्रोडक्शन, तो ये सारे नाम से पता चल रहा है इंपोर्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कंपनीज को एग्जिम बैंक ये पैसा। प्रोडक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम, ठीक है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करना, उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना और फिर इसको एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड, उसे प्रमोट करने से रिलेटेड काम। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, उनको भी प्रोवाइड करता है। लेंडिंग प्रोग्राम्स, फाइनेंसिंग क्रिएटिव इकोनॉमी को फाइनेंस करने के लिए एंड ग्रास रूट एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करने का काम, ये सब कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ एक्सिम बैंक में आ जाता है। अब लाइन्स ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट आपको आई होप याद होगा, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो ये जो सेलर होता है, सेलर के पास का जो बैंक होता है, उस कंट्री में जो बैंक होता है, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड मनी, ताकि जो सेलर है उससे लोग चीज़ें खरीद सके, इंपोर्ट कर सके। ठीक है, मनी किसको प्रोवाइड किया जाता है, या तो एक पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर जो है बायर्स है उनको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाता है, या फिर ये बैंक को प्रोवाइड किया जाता है और फिर ये बैंक अलग अलग बायर्स को इस तरीके से शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दे देता है। ठीक है, तो सॉरी, ये अलग अलग जो बायर्स हैं दे उनको उनका जो भी पेमेंट करना है वो शेयर उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड वो सेलर को पेमेंट कर देता है। सेलर को पूरा पेमेंट मिल गया, अब ये बैंक जो है इस पर्टिकुलर बैंक से या फिर एक्सपोर्टर से इन पैसों को वसूलेगा। तो दैट इज़ द थिंग। इससे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो इंडियंस है वो नए मार्केट में जा सकते हैं। नए मार्केट में जाके जो वहाँ पर लोग चीज़ें खरीद रहे हैं उनको ऐसा बोला जाए कि तुमको मैं पैसे दूंगा, अब तुम इस चीज़ को खरीद लेना, तो हम कहेंगे ठीक है पक्का खरीद लेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हेल्प करती है, जो सेलर है, एक्सपोर्टर है, उसको अपना मार्केट डाइवर्सिफाई करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वो जा सकता है, नए मार्केट्स में वो एंटर कर सकता है इन चीज़ों के वजह से। ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, सॉवरन गवर्नमेंट्स, ये सारों को, इन एंटिटीज़ को, सभी एंटिटीज़ को इस तरीके से पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो मैंने कहा बैंक के थ्रू या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी, सॉरी, ये किया जा सकता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, सॉवरेन बैंक, ये सब हो सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ वी कैन से एग्जिम बैंक खुद से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से अलग से जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस काफ़ी क्लियर है, अगर कोई भी बाहर कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनसे रिलेटेड जो फाइनेंसिंग है वो एग्जिम बैंक के द्वारा की जाती है। फैसिलिटेट कंडीशंस फॉर इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट अब्रॉड फॉर सीकिंग रिसोर्सेज, ठीक है, बाहर कंट्रीज में पैसे जो है उन्हें उनके अगर रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफिल करने के लिए बाहर कंट्री से पैसे वो ले रहे हैं। तो ऐसे में इन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाता है बाय एग्जिम बैंक। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लेट से कोई डैम बनवाया जा रहा है तो इंडियन एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी कोई वो कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम एग्जिम बैंक को दिया गया, तो एग्जिम बैंक विल डू इट इस तरीके से। तो ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सेक्टर्स में एक्चुअली प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये नॉट जस्ट
प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करता है, साथ के साथ उन्हें इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करना, कंस्ट्रक्शन करवा देना, बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी, टेक्निकल नो हाउ, ये सब भी जो सटल चीज़ें उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव बने ये प्रोडक्ट्स उसके लिए। और कौन कौन से सेक्टर? सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टर्न की प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एंड सप्लाईज। तो यहाँ पर और भी प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज एक्सिम बैंक इज गोइंग टू प्रोवाइड। द फर्स्ट वन इज कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ये तो हो गया फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है एक्सिम बैंक। देन क्या ये एडवाइस भी देता है? यस, कंसल्टेंसी सर्विस टेक्नोलॉजी सर्विसेज के थ्रू ये अलग अलग एंटिटी स्टेक होल्डर्स जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं उन सभी को ये एडवाइस करता है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, यानी कि अगर कोई भी एंटिटी इंडिया से इन्वेस्ट कर रहा है इन एनी अदर कंट्री तो उस चीज़ को फाइनेंस करना। कॉर्पोरेट्स इंटरेस्टेड इन जॉइंट वेंचर अब्रॉड आर प्रोवाइडेड इक्विटी फाइनेंस बाय एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक उनको फाइनेंस करता है कि जा बेटा जा, ये चीज़ें कर ले, ठीक है। ओवरसीज, राइट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। देन इम्पोर्ट लोन्स फॉर एनहांसिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम थर्ड कंट्रीज। तो इम्पोर्ट लोन्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन फॉरेन कंट्रीज, इम्पोर्ट लोन्स को भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से जो भी सामान है उसे इंपोर्ट करें। इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मर्चेंट बैंकर क्या है? इंटरनेशनली शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो उन इंडियन एंटिटीज़ हैं तो उनको एक्सिम बैंक इज़ गोइंग टू हेल्प। ओके, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म समझिए। एक्सपोर्ट्स को मार्केट करने से रिलेटेड एक फंड को एक्सिम बैंक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक। EMF1, EMF2, EMF3 इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जॉइंट सेक्टर कंपनीज, ये सारे जो है इस एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के थ्रू फंडिंग अपना अवेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जाती है कि किस तरीके से न्यू डेवलप्ड कंट्री के मार्केट से उनमें एंटर किया जा सकता है। डेवलप्ड कंट्री के मार्केट्स में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, क्लेनलीनेस रिलेटेड नॉर्म्स, ये सब होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अपने बल पर हम ये कर सके। तो एक्सिम बैंक एक्चुअली हेल्प्स इन दिस। और मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट एज वेल एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन ये दो सेक्टर्स से रिलेटेड एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड क्रिएट किया जा सकता है एंड बनाया जा सकता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड है। और एक्टिविटीज़ जो किए जा सकते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के थ्रू, मार्केटिंग मतलब क्या 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 कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं और माइनर प्रोडक्ट अडॉप्टेशन किया जा सकता है। ऑफ कोर्स चेंजेस विद द अप्रूवल ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी बिल्ट इट, ठीक है। तो माइनर प्रोडक्ट अडॉप्टेशन, देन ओवरसीज ट्रैवल, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग, ओवरसीज ऑपरेशंस। तो ये सारे देख रहे हो आप, ये मार्केटिंग रिलेटेड सारे के सारे चीज़ें। कोई प्रोडक्ट तो बन गया बट उसे मार्केट कैसे करना है। ट्रैवल टू इंडिया बाय ओवरसीज बायर, अपफ्रंट प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इक्विपमेंट फॉर लैंड मॉडर्नाइजेशन, टूलिंग, जिग फिक्सचर, ये टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है EMF में इंक्लूडेड हैं। अब अदर और भी जो प्रोग्राम्स उनके अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस यहाँ पर है नेक्स्ट वन। तो यहाँ क्या होता है, जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स जाएंगे तो अरे ये तो गंदा है, इसमें तो कीड़े लग रहे हैं, इसमें तो ये हो रहा है, ये खाने से मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो वो सारा कुछ अगर ऐसा हो रहा है और कुछ नुकसान हो रहा है तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स से रिलेटेड प्रोडक्शन वगैरह जिसने भी करा है इंडिया में वो तो पक्का पक्का पुलिस कस्टडी में जाएगा। ओके, तो इस वजह से कई सारे लिटिगेशन हाई अवार्ड्स यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं क्योंकि हमने एक्चुअली EU को प्रोडक्ट्स देने के लिए ये चीज़ कंफर्म लेट से की है कि ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। बट अगर ये हो जाता है then द कंपनसेशन इंडियन जो एंटिटी है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। PLI के लिए जो प्रीमियम है वो भी हाई है। ये इंडियन एंटिटी अगर ये प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस इसको लेना चाहता है तो प्रीमियम इज़ हाई बिकॉज रिस्क इज़ वेरी हाई। रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो OECD कंट्रीज़ को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं देन दिस इज़ कवर्ड, यानी कि EU में मेन दिक्कत होती है तो OECD कंसिस्ट मोस्ट ऑफ EU। देन एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। तो एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है जो लेट्स से ये जो एक्सपोर्टर है ये खुद से सामान नहीं बना रहा, ये किसी सप्लायर से
या वेंडर से ये चीज़ एक्चुअली जो है सप्लाई लेता है एंड वो सप्लाई को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर देता है, बस यही काम है एक्सपोर्टर का। तो ये जो लेंडर है ये इस तरीके से सप्लाई अच्छे से देता रहे और सही क्वालिटी का देता रहे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इनकी जो स्किल सेट है ये पीपल का वो भी होना चाहिए अच्छा। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम ये चलाया गया है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स जो है अपने वेंडर्स को इस प्रोग्राम के तहत ट्रेन करवा सकते हैं, स्किल सेट बढ़वा सकते हैं और किस तरीके से बाकी चीज़ें करनी है वो सब करवा सकते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज़ क्या है, रुपी लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, इंक्रीज सप्लाई ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स वगैरह किए जाते हैं, लिंकेजेस विद वेंडर्स ये सब एस्टेब्लिश किया जाता है। एक्टिविटीज़ क्या क्या है, प्रोडक्शन मशीनरी, तो प्रोडक्शन मशीनरी जो एक्टिविटी है उसको उससे रिलेटेड जो वेंडर है उस के स्किल सेट को इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रोडक्शन मशीनरी, टूलिंग, मोल्ड्स, जिग्स, ये सब वेंडर ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह एट द एंड प्रोवाइड किया जाता है। ऑल्सो ये वेंडर्स एक्चुअली वो जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन ही मोस्टली करते हैं। ठीक है, वैल्यू एडिशन का मतलब फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो में वैल्यू एडिशन किया जाता है। और एट द एंड वी कैन से कि कमोडिटी एक्सपोर्ट्स जो है ये प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर इन चीज़ों से रिलेटेड कमोडिटी एक्सपोर्ट्स होते हैं और ये भी एक्चुअली यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो उनको उनका वैल्यू बढ़ाने का काम किया जाता है बाय द एक्सपोर्टर। ठीक है, उसके लिए स्टाफ अच्छा होना चाहिए एंड स्टाफ के अच्छे होने के लिए यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम के थ्रू लोन। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम अदर कंट्रीज के लिए ये दिया गया है, यानी कि बाकी कंट्रीज को क्रेडिट यानी कि पैसे दिए जाते हैं उनके गवर्नमेंट को, ताकि वो वहाँ के बायर्स जो हैं उनको इन्वोक कर सकें और उन बायर्स को जो है डायरेक्ट कर सके कि इंडिया से आपको सामान लेना है। तो इस तरीके से इंडियन सेलर यानी कि एक्सपोर्टर का फ़ायदा होता है, तो ये चीज़ भालू करता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एंड इसके साथ वी कैन ऑल्सो से कि ये जो टर्म्स है ये सारे डेफर्ड है, लॉन्ग टेनोर होता है 3 to 5 years का यहाँ पर पेमेंट का, एंड इंडियन एक्सपोर्टर रीइंबर्स भी किया जाता है बाय द एग्जिम बैंक। ठीक है, तो जैसे ये सारा कुछ दे दिया गया है यहाँ, जो मनी है दैट इज़ गिवन टू द फॉरेन एंटिटी बाय द एग्जिम बैंक, और ये एक्चुअली पैसे दे देता है टू द बायर्स। अब ये बायर्स एक्सपोर्टर को दे देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं एंड ये जो गवर्नमेंट है वो इसको भी पैसे लौटाने हैं ना, तो ये गवर्नमेंट लेटर ऑन दे सकती है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, एंड इंडियन एक्सपोर्टर को अपने सारे पैसे वापस मिल जाते हैं, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। ठीक है, अब इस तरह के चीज़ें अवेलेबल है, ऐसा एग्जिम बैंक एक लेटर में एक्सपोर्टर को भेजता है एंड एक्सपोर्टर इस तरह के चीज़ में घुस सकता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, प्री शिपमेंट फाइनेंस वगैरह रीइंबर्समेंट क्लेम किया जा सकता है एग्जिम बैंक से बाय द फॉरेन एंटिटी। देन द लास्ट थिंग इज एफर्ट्स ऑफ एग्जिम बैंक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल वेंचर्स, प्रोजेक्ट टेक ओवर्स, लार्ज प्रोजेक्ट मशीनरी वगैरह में एग्जिम बैंक इनके ट्रांसफ़र वगैरह में बहुत ज़्यादा मॉनिटरी एज वेल एज कंसल्टेंसी ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प एग्जिम बैंक ने कर रखा है। एग्जिम बैंक गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका की एक डील हुई थी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने की, 500 मिलियन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। अब क्या होगा, श्रीलंका के जो बायर्स है वो इंडिया से खरीदेंगे चीज़ों को। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग बिजनेस जो है 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसको जो है लॉन्च करने से रिलेटेड सोचा गया है। एंड देन ट्रेड असिस्टेंस प्रोग्राम जो इसको चलाया जा रहा है, फाइनेंशियल जो काफ़ी सारे गोल्स एग्जिम बैंक के उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड एमएसएमईज को भी हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ एस्टैब्लिशिंग सब्सिडियरी ब्रांच या डिपार्टमेंटल एक्टिविटी के थ्रू। ओके, नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, द बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ द एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम
अदर कंट्रीज के लिए जो दिया जाता है उसका टेनोर क्या है, ठीक है। तो एज वी नो द टेनोर फॉर दिस इज बी 3 to 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम ऑफ एग्जिम बैंक। तो ये जो है इट एनेबल्स एक्सपोर्टर्स टू सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट। जी हाँ, वेंडर डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक द एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी। प्रोडक्शन मशीनरी को एक्वायर करने से रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं। यस, एक्सपोर्ट का जो वेंडर है, वो वेंडर यानी कि ये जो पर्सन है एक्सपोर्टर जहाँ से सप्लाई कर रहा है, तो उसकी मशीनरी बेटर करने से रिलेटेड तो टर्म्स होंगे ही इसमें। प्रोडक्ट्स परचेस्ड फ्रॉम वेंडर्स आर टू बी फिनिश्ड गुड्स, तो ये कंपलसरी नहीं है। वेंडर से जो गुड्स लिए जा रहे हैं वो सेमी फिनिश्ड इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर्स। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्जिम बैंक एंड देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है इन सभी चीज़ों में। तो सबसे पहली चीज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जनरल एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है, इनसे रिलेटेड किस तरीके से इसके पावर्स हैं एंड व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट, वो हम देख लेते हैं। तो आरबीआई एक्चुअली रुपी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है यानी कि एक्सचेंज रेट है, ये एक तरीके से रुपये की वैल्यू को डिसाइड करता है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। नॉट जस्ट विद डॉलर बट वेरियस अदर करेंसीज। एक्सचेंज कंट्रोल थ्रू द फीमा एक्ट, आरबीआई एक्ट करता है। आरबीआई जो है करता है आरबीआई को फीमा एक्ट। व्हाट इज फीमा एक्ट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो आया था, इसके फीचर्स हम आगे देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज कंट्रोल। अभी ये एक्ट में आरबीआई को पावर्स दिए गए हैं कि भाई अगर आपको जो है जिस तरीके से एक्सचेंज रिलेटेड चीज़ों को चलाना है, ट्रेड रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी पावर्स इस एक्ट में दिए हुए हैं दैट यू कैन एक्सरसाइज, ठीक है। आरबीआई एम्पावर किया गया है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस थिंग्स, मेकिंग पेमेंट या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सब आरबीआई लेकर आता है। इसी तरीके से जो ऑथराइज्ड पर्सन है या ऑथराइज्ड डीलर है, इसको डेजिग्नेट करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। और साथ के साथ फीमा में अगर ऑथराइज्ड डीलर यानी कि फॉर एग्जांपल बैंक, एसबीआई जो है ऑथराइज्ड डीलर कहला सकता है, तो एसबीआई के द्वारा फीमा एक्ट के तहत अगर काम नहीं किया जा रहा है तो पेनल्टी भी लगेगी उस पर। कितना पेनल्टी? 10,000 रुपये इनिशियली, और अगर फिर भी मान नहीं रहा है तो 2,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कई और दायित्व भी हैं और इनमें से एक है कि डेटा वो कंपाइल करे, क्योंकि आरबीआई को एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अलॉन्ग विथ रेगुलेशन वो भी करना पड़ता है, दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होता है? आरबीआई हैज टू टेक केयर कि कोई भी ऐसा जो है सिचुएशन ना आए ईच एंड एवरी सेक्टर में कि अपने अस्त्र शस्त्र को चलाना पड़े आरबीआई को थ्रू द एक्ट ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। तो सुपरविजन में सारी चीज़ें सुपरवाइज की जाती हैं और उन्हें संभालने की कोशिश की जाती है, और ये सुपरविजन के लिए डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को आरबीआई को किस तरीके से अलग अलग एंटिटीज एंड स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड डीलर, बैंक्स एंड अदर ऑथराइज्ड डीलर्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, इन चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और फीमा एक्ट में इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो इसको कवर करते हैं। तो आरबीआई डेटा सबमिशन रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर हम देख सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स जो है वो देने होते हैं जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स एंड वेरियस एंटिटीज को। वो रिटर्न स्टेटमेंट्स के अलग अलग नाम हैं, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल फेटर्स आर रिटर्न, तो ये बैंक वाइड सिंगल रिटर्न ऑफ फोर्टनाइटली डेटा, फॉरेक्स रिलेटेड डेटा आपको 14 डेज का जो डेटा है वो फेटर्स फॉर्म के थ्रू ऑथराइज्ड डीलर्स या बैंक्स को सबमिट करना होता है आरबीआई को। बैलेंस स्टेटमेंट, बीएएल, बैल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? जो भी नौस्त्रो वस्त्रो अकाउंट्स में बैलेंस है, ये हमारे जो है अकाउंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू द एंटिटीज जो इंडिया से बाहर हैं, ठीक है। तो ये इससे इसमें कितने पैसे आ रहे जा रहे हैं उसका स्टेटमेंट आपको देना होता है आरबीआई को। स्टैट 5 इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक बैंकिंग रिलेटेड जो है डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें किस तरीके से
आना जाना हो रहा है पैसों का, तो ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है। देन वी ऑल्सो हैव एनआरई एनआरओ अकाउंट, जो कि एनआरआईज को प्रोवाइड किए जाते हैं ये अकाउंट के फैसिलिटीज सो एज टू कीप ट्रांजैक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर मनी। देन एनआरडी सीएसआर, ये कंसोलिडेटेड डेटा नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट से रिलेटेड यहाँ पर है। इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, ये जो है वो भी सबमिट करने होते हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल बैंक जो एक्टिविटीज किए जा रहे हैं बाय द बैंक्स, उनके एसेट्स लायबिलिटीज रिलेटेड। स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस अंडर एलआरएस, एलआरएस रिलेटेड रेमिटेंस आपको भेजने होते हैं। और एलआरएस एक स्कीम है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि $2 2,50,000 से ज़्यादा का पैसा आप इंडिया से बाहर नहीं भेज सकते इन फाइनेंशियल ईयर, या फिर उसको जो है किसी भी ट्रांजैक्शन वगैरह में इंटरनेशनली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो लिमिट सेट की गई है इसको मॉनिटर भी करना है, तो उसके लिए एलआरएस स्कीम के तहत जो मूवमेंट्स हो रहे हैं मनी के, इंटरनेशनल करेंसी फॉरेक्स के, वो भी, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ली जाती है बाय द पर्टिकुलर आरबीआई फ्रॉम द बैंक्स। स्टेटमेंट ट्रेड क्रेडिट का, यानी कि बायर क्रेडिट सप्लायर क्रेडिट मंथली बेसिस पे जो बैंक्स दे रहे हैं उसका भी स्टेटमेंट आरबीआई चाहता है कि उसे मिले। FEMIS फेमिस, ये डेली डेटा होता है फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस रिलेटेड। ECB टू, ECB से हमें समझ में आ रहा है वी हैव रेड अबाउट दिस फॉर्म, ये एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोइंग्स है उनसे रिलेटेड ये फॉर्म है। अब रिटर्न फाइलिंग, यहाँ पर कई सारे रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स की हमने बात की थी, तो ऑथराइज्ड डीलर्स को ये सारे रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स और भी कुछ हैं जिन्हें एक्चुअली आरबीआई के साथ साझा करना होता है, शेयर करना होता है। तो रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी 2.0 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो मैंने आपको बताया रिटर्न्स एंड ये सारा चीज डेटा जो है वो शेयर इसीलिए किया जाता है कि सुपरविजन हो सके सही तरीके से। तो रेगुलेशंस रिव्यू का मतलब है सुपरविजन और रेगुलेशंस जो ऑलरेडी आरबीआई लेकर आ गया है उनको रिव्यू करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएगी। तो इसका क्या काम है, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस और इफेक्टिव हो, कंप्लायंस बर्डन कम हो, फीडबैक लिया जाए कि हाँ ये रेगुलेशंस रूल्स जो आरबीआई ने बनाए हैं वो सही है या नहीं। विद रेस्पेक्ट टू दीज एक्सचेंज कंट्रोल एंड फॉरेक्स एग्जामिन, सजेस्ट करे चेंजेस जो भी रिक्वायर्ड है, कोई भी और इश्यू जो है वो लेकर आए आरबीआई और बाकी स्टेक होल्डर्स के सामने। तो इसके तहत आरबीआई ने काफ़ी जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं 250 किए जाते थे उनको कम करके 65 पर लेकर आ गए हैं कंसोलिडेट करते हुए, राइट। सो दैट इज द रोल ऑफ आरबीआई। अब हम बाकी जो एक्सचेंज कंट्रोल के टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो हमेशा ही किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को किसी कंट्री में इंप्लीमेंट करना है तो वी नीड अ लीगल फ्रेमवर्क। तो वो लीगल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज कंट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर बाय द फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। 2000 में सॉरी ये कम्प्लीटली एप्लीकेबल हो गया था सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो कि पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है, ये एक्ट उसे एप्लीकेबल है। इससे पहले फीरा एक्ट था, इसको लिबरलाइजेशन जब हुआ था उसके बाद में चेंज करके फीमा एक्ट लाया गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीरा एक्ट? फीरा इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन में काफ़ी स्ट्रिक्ट सारी चीज़ें होती थी। अब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैनेजमेंट एक्ट में चीज़ें थोड़ी सी जो है लूज हुई हैं टू द एक्सटेंट के पीपल को नुकसान ना हो, बट यहाँ जो उनका कंप्लायंस बर्डन है या फिर जो उन्हें इश्यूज होते थे अननेसेसरी उनको कम किया जाए। ठीक है, तो फीरा एक्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व और प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं उससे रिलेटेड था। और अगर फीरा एक्ट को कोई मानता नहीं था तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, बट फीमा एक्ट को अगर कोई नहीं मानता तो सिविल ऑफेंस माना जाता है। तो इसमें ज़्यादा बड़े पनिशमेंट्स होते हैं, तो दैट इज वाई से ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन भी कहा गया है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीमा एक्ट। सबसे पहले इसके जो कुछ शेड्यूल्स हैं उसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर पैसा इंडिया से बाहर जा सकता है, आ सकता है, एंड किस तरीके से इनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा पैसा इंडिया से बाहर जा सकता है, रेमिटेंसेस की बात की जा रही है। और शेड्यूल्स यहाँ पर है शेड्यूल 1 में जो कि प्रोहिबिटेड रेमिटेंस है, जिनको इंडिया से बाहर भेजा नहीं जा सकता, लाइक लॉटरी विनिंग, रेसिंग, लॉटरी टिकट्स हो गए, इक्विटी जो कि होली ओन्ड सब्सिडियरीज इंडियन कंपनीज के हैं उनका कमीशन पेमेंट से रिलेटेड, या फिर रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड वगैरह जो किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट
कमीशन वगैरह जो है भेजा नहीं जा सकता, ये सब आपको दे दिया गया है। ये सारे प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं और ये फीमा के तहत प्रोहिबिटेड हैं। तो शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड, शेड्यूल 2 में जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज है वो आपको परमिशन दे सकते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड। से आप कोई कल्चरल टूर जा रहे हो तो आपको यूएस डॉलर्स की ज़रूरत होगी, तो वो डॉलर्स आप मनी एक्सचेंजर से एक्सचेंज करवा के ले रहे हो। तो अगर ये बहुत हाई लिमिट हो जाता है या फिर ये जो है किसी हायर लिमिट से बाहर इसका अमाउंट चले जाता है या फिर इससे रिलेटेड रूल्स एंड ऑल, तो वो सारा कुछ अप्रूव किया जा सकता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर। कल्चरल टूर्स अगर जा रहे हैं, रेमिटेंस उसके लिए भेजा जा रहा है या फिर बाहर से कोई पीपल आ रहे हैं उनको पैसे भेजे जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर हम पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं देन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ टू एक्चुअली गिव द अप्रूवल। आज के डेट में एमएचआरडी अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसी तरीके से हर एक टाइप ऑफ रेमिटेंस के लिए पर्पस जो भी है उसका, उसके बेसिस पर एक एक जो मिनिस्ट्री है उसको अप्रूवल देता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है अप्रूवल एडवर्टाइजमेंट फॉरेन प्रिंट मीडिया में अगर किया जा रहा है टूरिज्म प्रमोशन के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग वगैरह। फीट वेजल रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, और इंपोर्ट ओशन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है तो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ शिपिंग जो है उससे लेना होगा। टीवी चैनल, इंटरनेट सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये रेमिटेंसेस अप्रूव किए जाते हैं। देन कंटेनर डिटेंशन चार्जेस वगैरह से रिलेटेड, तो अगेन मराइन रिलेटेड है तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। देन वी हैव रेमिटेंस प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप, नेशनल स्टेट लेवल स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ठीक है, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप इन वेरियस क्लब्स एंड ऑल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये देखा जाता है। नाउ थर्ड शेड्यूल यहाँ पर है जहाँ पर रेमिटेंस एक्चुअली ऑथराइज्ड डीलर्स परमिट कर सकते हैं, उनके अंडर रखा गया। तो फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये थोड़े माइल्ड टाइप के रेमिटेंसेस है, इस वजह से ऑथराइज्ड डीलर्स को कह दिया गया कि आप संभाल लो। फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर आप नेपाल भूटान जा रहे हो तो हमारे रुपी वहाँ पर यूज़ की जा सकती है, वेरियस अदर फैसिलिटीज। तो यू नीड नॉट एक्सचेंज एंड देन गो देयर। पेमेंट इन रुपीज़ अगर आप कर रहे हो फॉर द डॉलर या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी, तो 50,000 रुपीज़ तक का इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए आप रुपीज़ नोट्स कॉइन्स में कर सकते हो। बट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको क्रॉस चेक्स यूज़ करने होंगे। साथ में टोटल फॉरेन एक्सचेंज जो ड्रॉ किया जा रहा है वो पूरा का पूरा अमाउंट अगर हम देखें, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो वो क्या 10,000 दे देते हैं? कहते 5,000 लो, काफ़ी है तुम्हारे लिए। ऐसा ही हमारी गवर्नमेंट भी जितना भी अमाउंट आप लेकर जाओगे कि ये मुझे एक्सचेंज करना है, तो वो अगर आप ईरान जा रहे हो, रशिया जा रहे हो तो वो एक्सचेंज पूरा अमाउंट कर देंगे। लेकिन अगर आप लिबिया, इराक जा रहे हो तो 5,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा नहीं करेंगे। किसी और कंट्री के केस में 3,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा रुपए आपका एक्सचेंज नहीं होगा। पर्सन जो भी इंडिया में रेसिडेंट है वो फॉरेन करेंसी नोट्स अप टू 2,000 या उसका इक्विवेलेंट जो है वो रिटेन कर सकता है अपने पास वाइल ही इज ट्रैवलिंग, ही और शी इज ट्रैवलिंग। सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज अगर सेल किया जा रहा है किसी एंटिटी के द्वारा तो उससे उस पर्टिकुलर पर्सन का पासपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स उसके पास होना चाहिए, ट्रैवल रिलेटेड अगर है तो। ट्रैवलर जो भी पैसा ले गया था 5,000 ले गया बट उसमें से 3,000 ही खर्च कर पाया, तो बाकी 2,000 उसको विद इन 180 डेज रिटर्न कर देना होगा ऑथराइज डीलर को। और जो भी अनस्पेंट मनी है उसे रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी रखा जा सकता है। इसके साथ साथ प्राइवेट विजिट्स अब्रॉड अगर आप कर रहे हो नेपाल भूटान के अलावा किसी और जगह, तो 2,50,000 यूएस डॉलर्स तक का आप एक्सचेंज कर सकते हो अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। टूर रिलेटेड एक्सपेंसेस, टूर ऑपरेटर को पैसे देने हैं, वो सब इसमें कवर हो जाता है। इंडिविजुअल्स अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार वगैरह अटेंड कर रहे हैं और उस ट्रिप का पैसा उस उनके जो मालिक हैं, जो ओनर, जो उसके सीईओ वगैरह है वो दे रहे हैं, कंपनी दे रही है, तो यूएस डॉलर 2,50,000 से ज़्यादा आप पर्सनली जा रहे हो तो 2,50,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, बट आपकी कंपनी दे रही है तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है।
ठीक है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है जो आप एक्सचेंज कर सकते हो फॉर दिस ट्रिप। ठीक है, अब इसके बाद इंडिविजुअल्स एलआरएस के तहत 2,50,000 यूएस डॉलर्स तक एक्सचेंज करवा सकते हैं। एंड एडिशनल रेमिटेंस चाहिए तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। ये किस किस पर्पस के लिए है? प्राइवेट विजिट किसी कंट्री, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, बिजनेस, मीटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज़ के लिए अगर आप जा रहे हो, आप इतना तक का लिमिट का जो पैसा है वो एक्सचेंज करवा सकते हो। इससे एक्सेस अगर है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द आरबीआई। और भी रेमिटेंसेस है जिन्हें ऑथराइज डीलर्स अप्रूव कर सकते हैं, लाइक गिफ्ट रेमिटेंस। गिफ्ट आप किसी को दे रहे हो और यूएस डॉलर 2,50,000 तक यू कैन सेंड इट। इसके साथ साथ डोनेशन किसी को दे रहे हो तो 2,50,000 तक। सब्सक्रिप्शन मैगजीन वगैरह उसको अप्रूव किया जा सकता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज ये जो है 10,000 डॉलर्स पर प्रोजेक्ट जो है भेजा जा सकता है, इतना एक्सचेंज किया जा सकता है। इंटरनेशनल डेट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह जो है ये सब भी अलाउ किया गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंडियन इन्वेस्टमेंट्स जो अब्रॉड में किए जा रहे हैं। लेट्स से आपको अब्रॉड में किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो वो पैसे से रिलेटेड भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इन्हें ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एंड फॉरेन ये जो है सेक्शन 63 ऑफ फीमा एक्ट में ये चीज़ें थोड़ी सी कवर्ड है। सेलिएंट फीचर्स क्या है ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के? तो यहाँ पर दो रूट्स में ये इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हो तो शक तो होगा, तो अप्रूवल रूट में गवर्नमेंट इंटरफियर करके चेक करती है अगर ये अमाउंट बहुत हाई है तो वाई इज दिस बीइंग, किस चीज़ के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। ये आप परचेज कर सकते हो स्टॉक्स, शेयर्स को, या प्राइवेटली प्लेस कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज पर आप जो है ये कर सकते हो, या फिर अदरवाइज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वगैरह कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो यू कैन बाय दैट ऑल्सो। कोई भी इंडियन पार्टी ये कर सकता है। इंडियन पार्टी का मतलब कोई कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है एंड वेरियस अदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। कोई इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल भी ये चीज़ें कर सकता है। एंड इंडियन पार्टी जो भी ये कर रही है किसी बोनाफाइड एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, फालतू फालतू चीज़ों के लिए नहीं, टेररिज्म के लिए वो सब नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो दिस विल बी चेक्ड अंडर द अप्रूवल रूट। देन रियल एस्टेट, बैंकिंग बिजनेस वगैरह से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो एक्चुअली बैंड है। इसके साथ साथ किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए अगर आप ये पैसे ले जा रहे हो तो यूएस डॉलर 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। अगर उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आरबीआई का परमिशन लेना होगा। इसके साथ साथ इंडियन एंटिटीज़ गारंटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनल क्या गारंटीज़, ठीक है, बैंक गारंटी टाइप का है ये सारा कुछ। एंड अगेन ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अगर आप ये कर रहे हो तो आरबीआई का परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऑथराइज डीलर के थ्रू यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट। जनरल परमिशन अगर जो है लिया जा रहा है वो ग्रांट किया जाएगा परचेज ऑफ और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, फंड्स आप निकाल रहे हो अपने आरएफसी अकाउंट से, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से, बोनस शेयर्स से जो पैसे आए हैं उसका फंड्स आप यूज़ कर रहे हो, और इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो। करेंसी रिसोर्सेज आउटसाइड इंडिया आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। और जो चीज़ें कवर्ड नहीं हैं इन सभी लिस्ट्स में तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल आरबीआई का लेना होगा। इसके साथ साथ सारे ट्रांजैक्शंस जो भी पर्टिकुलर ओवरसीज जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडियरी, सिर्फ एक ही ब्रांच ऑफ द ऑथराइज डीलर वहाँ से ही सारे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए फॉर दीज पर्पसेस। इंडियन पार्टी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट या लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स, यानी कि ये लोगों से आप डील नहीं कर सकते या फिर कॉशियसली डील करना है, ऐसा एक लिस्ट आरबीआई ने बना रखा है एक्सपोर्टर्स का और नॉर्मल डिफॉल्टर्स का। उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए वरना ये सब कुछ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट्स उन्हें फंड किया जा सकता है, आप अपने अकाउंट ऑथराइज डीलर बैंक से एक्सपोर्ट्स कैपिटलाइज करके उसमें से जो मनी आपको आ रहा है उसको यूज़ कर सकते हो। शेयर स्वैप कर रहे हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू आपको मनी आया है, एडीआर जीडीआर जो कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है, इनके थ्रू जो पैसा आया है वो यूज़ कर सकते हो। एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स एंड ऑल्सो फॉरेन करेंसी फंड्स को यूज़ कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नेटवर्थ रिलेटेड लिमिट्स वगैरह नहीं है इन सभी चीज़ों के लिए।
अब ऑथराइज्ड डीलर्स का क्या रोल है इन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो वो ब्रांच एलोकेट करते हैं कि कहाँ से ये आपका जो है ये ट्रांजैक्शन होना है, इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करते हैं, रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आरबीआई को रेमिटेंस रिलेटेड सर्टिफाई करते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स के थ्रू ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है वो हो रहा है, और ओडीआई फॉर्म जो आरबीआई को देने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप रेमिटेंस फॉरवर्ड की जा रही है, इससे रिलेटेड काम बैंक करता है। मोर देन वन पार्टी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है साइंड जॉइंटली तो वो भी किया जा सकता है। मेंटेन पार्टी वाइज रिकॉर्ड, रेमिटेंस टुवर्ड्स लोन जो किया जा रहा है वो भी अलाउ करता है बैंक। फॉरवर्डेड ये सारा कुछ जो है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस वगैरह आरबीआई को विद इन 15 डेज गुड शिपमेंट से रिलेटेड फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कैपिटलाइजेशन रिलेटेड डिटेल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, बैंक्स उनको भी संभालते हैं, और जो भी कैपिटलाइज किया जा रहा है फॉरेन में जो चीज़ है, तो कंप्यूटिंग कैप ऑफ 100% यहाँ पर कैपिटलाइज किया जा सकता है। आरबीआई का प्रियोर अप्रूवल कई सारे केसेस में लगता है। देन द फाइनल थिंग, ओडीआई फॉर्म का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो ये ओडीआई फॉर्म में 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट आप देखोगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अलॉट किया जाता है और फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपका डिटेल्स चाहिए होगा, जो भी इंडियन पार्टी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रांजैक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और कई सारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। सेकेंड पार्ट में एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपका कैसा है, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा है, रिपोर्ट ऑन डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह जो है अलग अलग तरीके से जो डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है वो रिपोर्ट भी यहाँ पर सबमिट करनी होती है फॉर्म ओडीआई में। ठीक है, सो दोज वर द थिंग्स। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया एक्सीडिंग डैश इन अ फाइनेंशियल ईयर वुड रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। यूएस डॉलर $1 बिलियन से अगर आप ज़्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर रहे हैं, देन आरबीआई की प्रायर परमिशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। देन विच अमंग द फॉलोइंग रेमिटेंस इज अलाउड एज पर द फीमा एक्ट। ठीक है, रेमिटेंस पर रेमिटर डोनर जो है यूएस डॉलर 2,50,000 या उससे कम का जो है गिफ्ट भेजा जा सकता है। जी हाँ, दिस इज अलाउड, ऑथराइज डीलर्स अलाउ कर सकते हैं इसको। देन डोनेशन पर रेमिटर यूएस डॉलर 100,000 ये दिया हुआ है। कंसल्टेंसी सर्विसेज यूएस डॉलर 10,000। ठीक है, तो ये दोनों तो करेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर 2,50,000 होने चाहिए। डोनेशन इतना तक परमिटेड है, नॉट दिस। तो 1 and 3 ओनली। तो वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स। जहाँ पर फीमा एक्ट तक हम देख चुके हैं। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स कौन कौन से हैं इंडिया में वो देखेंगे, फिडाई का क्या रोल है, एंड सम शॉर्ट नोट्स ऑन अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स वी विल बी हैविंग अ लुक एट। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स कौन कौन से हैं, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट EEFC। तो बहुत क्लियरली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अकाउंट में एक्सचेंज यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो किस तरीके से पैसों को अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। अगर उन्हें प्रॉफिट्स होता है, उन प्रॉफिट्स को रखने के लिए ये पर्टिकुलर अकाउंट दिया गया है, और इस अकाउंट में वो सब रखा जा सकता है। 100% अमाउंट जो भी आपने रखा हुआ है वो रिटेन होगा, कोई भी इंटरेस्ट इस पर आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो सारा अमाउंट में से कुछ कटिंग नहीं होगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉल में, एंड आप ये अकाउंट में से पैसे यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वगैरह भी कर सकते हो, फ्रीली डेबिटेड जो कि EEFC से किए जा रहे हैं अप टू अप्रूव्ड लिमिट। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, RFC अकाउंट NRIs के लिए। तो अगर सिर्फ RFC लिखा हुआ है, ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs के लिए ही अकाउंट है। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस कौन होते हैं, ये लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, पढ़ाई, जॉब, और उसके बाद कुछ साल रहने के बाद उन्हें लगता है कि ये जगह हमारे लिए बनी नहीं है, तो वो वापस रिटर्न होकर आते हैं, या फिर कोई और रीजन से आते हैं, दे कम बैक एंड परमानेंटली वापस इंडिया में सेटल होने लगते हैं। तो जब वो परमानेंटली इंडिया में सेटल होने लगते हैं, उनके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है विच इज कॉल्ड द रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, ये NRIs के लिए है, एंड वो अब परमानेंट इंडियन रेसिडेंट बन जा रहे हैं। ठीक है, तो जब वो इंडिया में आते हैं तो 2 साल तक उन्हें जो है परमानेंट इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाता है, और
इस पूरे टाइम पीरियड में रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में वो पैसे अपने डाल सकते हैं। जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, तो ऑब्वियसली जो फॉरेन में वो रहे हैं वहाँ से उन्हें जो भी बेनिफिट्स मिले हैं वो सब यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी बेनिफिट जहाँ पर उन्होंने काम किया, गिफ्ट हो गया, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, वो सब अमाउंट डाल सकते हैं इसमें। अब दूसरा रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है जिसे डोमेस्टिक रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डी कहा जाता है। तो कई बार इंडियंस होते हैं जो कि फॉरेन करेंसी में कमाते हैं, एंड ये पैसे कहाँ रखेंगे? हम अपने नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते, तो इनको एक रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक डी खोलना पड़ता है, एंड इसमें वो अपने पैसे रखेंगे। ठीक है, लेट से किसी और कंट्री टेम्परेली वो गए या फिर वहां से उन्हें पैसे मिले, अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज इनके पास है, तो ये सारा पैसा इसमें रखा जा सकता है। अगेन इसमें भी इंटरेस्ट कोई नहीं मिलता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज पर फीमा एक्ट, ये इस में जो पैसे रखे हुए हैं उनसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डायमंड डॉलर अकाउंट। डायमंड इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो बहुत हाई अमाउंट्स उनको चाहिए होते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, तो इनके लिए स्पेसिफिकली एक अकाउंट बना दिया गया है। इससे रिलेटेड जो है चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं, बट देन अगेन डायमंड एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ये सभी जो है काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट्स जो जो रेमिटेंस इंडिया में आ रहा है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों ही होता है इनके द्वारा। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत 2 साल तक अगर कोई इस पर्टिकुलर फील्ड में है और उसका जो एनुअल एवरेज टर्नओवर 3 करोड़ का है पिछले 3 सालों में, ऐसा व्यक्ति जो डायमंड बिजनेस में है वो ये अकाउंट खोल सकता है। एंड लार्ज एक्सपोर्टर्स अप टू 5 अकाउंट्स अपने नाम पे खोल सकते हैं, एंड 100% आप जो अमाउंट उसमें डाले हो उसको रियलाइज कर सकते हो इन एनी अदर करेंसी ऑल्सो। नेक्स्ट है फेडाई, विच इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं उनके बीच का एक इंटरफेस बनता है, मेनली ये काम है इसका। तो इसके फंक्शंस वगैरह 1958 में बनाया गया था विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई, एंड फंक्शंस जो भी एक्सचेंज बैंक एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड अमृतसर में ये ऑपरेट करता है, और इसके जो भी फंक्शंस थे इन्हें फेडाई ने सब्ज्यूम कर लिया। इसे एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो मेजर डिसीजंस हैं फॉरेन एक्सचेंज से और डीलर्स से रिलेटेड लेता है। फॉर एग्जांपल इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया है एज एन एसोसिएशन, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। मेजर एक्टिविटीज इसके हैं इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस से रिलेटेड। तो फंक्शंस देख लेते हैं। फॉरेक्स बिजनेस के गाइडलाइंस, रूल्स ये बताता है, ठीक है, फेडाई के द्वारा बताए जाते हैं। बैंक पर्सनल को ट्रेन करने का काम है। फॉरेक्स ब्रोकर्स सही है या नहीं, उनका क्रेडिट करने का काम भी पढ़ाई का है। एडवाइस करना मेंबर्स को विद रिस्पेक्ट टू फॉरेक्स, मेंबर बैंक को इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करने का काम है, और कभी भी कोई भी पीरियोडिकल रेट्स है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो है उन्हें अनाउंस करता है, और इन रेट्स को पीरियोडिकली चेंज करना और स्टैंडर्ड्स जो है उन्हें चेंज करने से रिलेटेड फेडाई एफबीआईएल नाम का एक ऑर्गन, एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया में है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ फेडाई? रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए ये बनाता है। यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए, और कई सारे यहाँ पर जो रूल्स है 2020 के लेटेस्ट वर्जन में डिलीट किए गए हैं। तो इसका जो है चीज़ें और भी अगर हम ये चैप्टर देखें तो बुक में जो एनेक्चर है उसमें दिया हुआ है, राइट। तो वो सारे रूल्स एक्चुअली हम पहले पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द डेप्थ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, शॉर्ट नोट्स कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इज द फर्स्ट वन। 1927 में फर्स्ट एडीआर इशू किया गया था। व्हाट इज दिस? लेट्स से इन्फोसिस इंडिया में है, इसे अपने शेयर्स न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पर जो है लेकर जाने हैं, ताकि न्यूयॉर्क के पीपल और अमेरिकन उसे खरीद सके। तो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को अगर सेल करवाना है तो बहुत लंबा चौड़ा रेगुलेटरी प्रोसेस है यूएस में, जिसके थ्रू उसको जाना होगा, एंड हो सकता है कि अप्रूवल ना भी मिले। बट यहाँ एडीआर के थ्रू ये होता है कि वहाँ पर एक एडीआर अगर इश्यू कर दिया गया है तो ये अमेरिकन जैसा ही लगता है, लेकिन इस पर जो भी पैसे अमेरिकन खर्च करते हैं वो पैसे एक्चुअली उन पैसों का वो शेयर्स खरीदे जाते हैं, जो कि इंडियन शेयर्स है एक्चुअली।
यानी कि एक एडीआर पर कई बार ऐसा होता है कि 10 इन्फोसिस शेयर्स आपके खरीद लिए गए, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा एक डिपॉजिटरी रिसीट बनाया जाता है ईच यूनिट ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक मेथड है जिससे शेयर जो इंडिया में है वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज या फिर पीपल एंड एंटिटीज के द्वारा खरीदे जा सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। तो एक एडीआर का वैल्यू 1 शेयर नहीं होगा, 1 इन्फोसिस शेयर नहीं होगा, हाफ शेयर हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 10 हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पॉन्सर बैंक जो भी है उसको इससे रिलेटेड देना होता है। लेस देन और ग्रेटर देन 1 हो सकता है एक यूएस एडीआर के सामने, और रेंज यहाँ पर क्या है, 10 to 100 डॉलर्स पर शेयर ये बिकता है। ठीक है, तो ये उनके लिए एक्चुअली थोड़ा सस्ता है, सस्ता शेयर इसे माना जाता है। तो इसमें दो टाइप से अनस्पॉन्सर्ड एडीआर, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये एडीआर एक्चुअली स्पॉन्सर यानी कि लाइक इन्फोसिस का शेयर है, तो इन्फोसिस कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है इस शेयर को सेल करने के लिए। ये शेयर्स किसी और ब्रोकर वगैरह ने एक्वायर किए हैं, और इस ब्रोकर ने यूएस के ब्रोकर से बात की और वहां पर एडीआर इश्यू करवा दिया। तो यहाँ पर इन्फोसिस का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये ओवर द काउंटर, यानी कि कोई भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर आपको नहीं दिखेगा, ओवर द काउंटर सेल होगा। मार्केट डिमांड है और कोई फॉर्मल एग्रीमेंट इन्फोसिस के डायरेक्ट कंपनी के साथ नहीं होता है। मोर देन 1 डिपॉजिटरी बैंक जो है इसे इश्यू कर सकता है, और एडीआर जो भी इश्यू हुए हैं उन्हें ही सेल किया जा सकता है। देन स्पॉन्सर एडीआर यहाँ पर है, जो कि एक्चुअली इन्फोसिस अगर चाहता है कि मेरे जो शेयर से वो सेल हो, देन इन्फोसिस इज गोइंग टू इश्यू देम, तो वो स्पॉन्सर्ड बाय इन्फोसिस ये शेयर्स होते हैं जो कि एडीआर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये कंपनी एक्टिवली उसे प्रमोट करती है सिंगल डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह जो है कंपनी के द्वारा बेयर किए जाते हैं, एंड प्रोसीड जो है कंपनी रिसीव करता है। 3 डिफरेंट लेवल्स पर इन्हें इशू किया जा सकता है। लेवल 1 का मतलब है कि ये कंप्लीटली ओवर द काउंटर इशू किया गया है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं किया गया है, इसका एक्सपोजर कम रहेगा, बट देन जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी टेकन। लीस्ट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर इससे रिलेटेड है, क्योंकि ना तो स्टॉक एक्सचेंज पे ना तो पब्लिक खरीद सकते हैं, तो इस वजह से रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है नहीं इस तरह के लेवल 1 के स्पॉन्सर्ड एडीआर्स को इशू करने के लिए। लेवल 2 में क्या होता है, एक्सचेंज पर ये चीज़ें दिखती है, मोर रिक्वायरमेंट्स है, हायर विजिबिलिटी है। लेवल 3 में यू विल सी कि पब्लिक ऑफरिंग इन शेयर्स का हो जाता है, सब्सटैंशियल विजिबिलिटी इनकी होती है। एडवांटेजेस क्या है इंडिविजुअल्स के लिए जो कि शेयर्स इशू कर रहे हैं, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव वे है कि आराम से उनके शेयर्स फॉरेन इसमें दिख जाते हैं, और इंडिविजुअल्स जो इसे बाय कर रहे हैं उनके लिए ये होगा कि कम दाम में वो काफ़ी सारे शेयर्स एंड उनका प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं, और उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी इम्प्रूव होगा। जो लोग इश्यू कर रहे हैं उनके लिए क्या है, यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज एंड पीपल एंटिटीज का एक्सपोजर मिलता है। तो ये तो हो गया अमेरिकन। अब यूरोप में अगर इसे इश्यू किया जाता है मेनली, तो उसे जीडीआर कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है, बैंक सर्टिफिकेट इश्यूड इन मोर देन 1 कंट्री फॉर शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो उसे जीडीआर कहा जाता है। तो ये मोस्टली यूरोज या फिर यूएस डॉलर्स से डिनोमिनेटेड होता है। फॉरेन ब्रांच ऑफ एन इंटरनेशनल, तो इंडिया का कोई बैंक है और वो उसका फॉरेन ब्रांच है लेट्स से यूरोप में कहीं पे, तो वहां पर इशू कर दिया, तो इस तरीके से जीडीआर इशू होता है। इसे जो है ईडीआर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यूरोस में अगर इशू किया गया है तो यूरो डिपॉजिटरी रिसीट रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो 1 शेयर 2 शेयर होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। यूरोपियन कंट्रीज में होता है एंड कैपिटल मार्केट से मनी जो है उठाने से रिलेटेड, लोअर एसोसिएटेड कॉस्ट कंपनी के लिए होता है। पर शेयर पर फ्रैक्शन ऑफ शेयर हो सकता है, सिंगल शेयर हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये जीडीआर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्चुअल शेयर्स दैट आर अलॉटेड विद इन जीडीआर और पुट इन पोजेशन। जो कस्टोडियन बैंक के पास एक्चुअल शेयर्स होते हैं, जैसे इन्फोसिस का शेयर है, यूरोप में जाकर उसे इशू किया गया, तो वहाँ पर एक कस्टोडियन बैंक होगा यूरोप में, वो ये शेयर्स अपने पास रखेगा, उसके सामने जीडीआर इशू कर देगा। ठीक है, तो दैट
ब्रोकर्स भी इशू कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं। एक्चुअल परचेज मल्टी स्टेज्ड है, ब्रोकर ये सारा कुछ मल्टी स्टेजेस में होता है, वेयर इन जो इंडिया का शेयर्स है वो कंपनी या फिर जो भी है यूरोप में, वो एक ब्रोकर को अप्रोच करेगी। ब्रोकर अपने इंडिया के कस्टोडियन बैंक को अप्रोच करके कहेगा कि ये जो है चेक करो एक बार, तो वो चेक करेगा। ये बैंक अब ब्रोकर को रिपोर्ट करेगा। अब ये ब्रोकर जाएगा यूएस के कस्टोडियन बैंक में, वहां पर शेयर्स रखेगा, ये जीडीआर इशू करेगा। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस स्टेजेस। तो आप देख सकते हैं ये सारे एंटिटीज यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, एंड ये ब्रोकर्स के थ्रू भी सेल किया जा सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। द नेक्स्ट थिंग इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स सारे नॉर्मल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या होता है, ये बॉन्ड्स से इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यानी कि शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वी हैव डिस्कस्ड इट। ऑल फीचर्स ऑफ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इसमें होते हैं। क्वाजी डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें कहा जाता है, जो कि ट्रेडेबल है, इन्वेस्टर्स इन्हें हेज फंड्स हेजिंग के लिए यूज करते हैं। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में होता है ऑब्वियसली, एंड मार्क टू मार्केट इनका जो है करना होता है, राइट। अमाउंट ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स जो है वो कंपनी को हमेशा चेक करते रहना होता है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके अप्लाई होते हैं, 32, 39, 7 ये सब। ठीक है, ये इशू किए जाते हैं बाय अ पर्टिकुलर कंपनी एंड मेच्योरिटी पर आपको जो है बॉन्ड्स का जो भी वैल्यू है वो आपको मिलेगा। प्राइस एंड यील्ड जो बॉन्ड्स के ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। इक्विटी लिंक्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी सीन। इश्यू कैसे किया जाता है इंडियन कंपनीज के द्वारा, ईसीबी जो गाइडलाइंस है, आरबीआई गाइडलाइंस के तहत ये किया, एफडीआई गाइडलाइंस के तहत ये किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम मेच्योरिटी 5 ईयर्स का होना चाहिए इन बॉन्ड्स का। ठीक है, 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा। कॉल पुट ऑप्शन में प्रियोर टू 5 ईयर्स ये ऑप्शंस को यूज़ नहीं किया जा सकता। विदाउट एनी वारंट स्ट्रिंग्स अटैच्ड ये होना चाहिए। एक्सपेंसेस अगर लिए जा रहे हैं तो टोटल कैपिटलाइजेशन जो है, यानी कि 100 रुपीज़ के अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस 4 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 4%। प्राइवेट प्लेसमेंट अगर किया जा रहा है तो ये एक्सपेंसेस और भी कम 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फीमा में ये दिया हुआ है। देन फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये बॉन्ड इशू कर दिया जाएगा। अब ये बॉन्ड को लेकर आप एक्सचेंज कर सकते हो विद द शेयर्स या फिर इक्विटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, किसी और कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकता है, जो कि पहले से बताया जाएगा आपको, उसे ऑफर्ड कंपनी कहते हैं। सिंपल है ये, ठीक है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स तो ये लिस्टेड ग्रुप कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है। मिनिमम मेच्योरिटी 5 ईयर्स की होनी चाहिए। ऑफर्ड कंपनी होली और पार्टली उसे कहा जाता है। ऑल इन कॉस्ट जो है विद इन द सीलिंग ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस ये होना चाहिए एफसीबीज का। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स कैन बी इशूड ओनली अंडर द अप्रूवल रूट एंड शेल हैव मिनिमम मेच्योरिटी ऑफ हाउ मच, मिनिमम मेच्योरिटी कितने ईयर्स का है, 5 ईयर्स का होना चाहिए। Then the next thing is which among the following is correct with respect to ADR. These are stocks that trade in United States but represent specific number of shares in foreign corporation like India. ठीक है, yes absolutely correct. Unsponsored shares स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं नहीं, ओवर द काउंटर होते हैं, अनस्पॉन्सर्ड, नाम ही ऐसा है। Each ADR would represent several real shares. Absolutely correct. So only 1 and 3 is correct. So C will be the right answer. Thank you.